गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बाल गंगाधर तिलक के विचारों का अध्ययन कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य संबंधी अवधारणा का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तिलक के लिए स्वराज्य मात्र एक विचार या नारा नहीं होकर जीवन दर्शन था। उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। यह उनकी निष्ठा और पूजा थी। यह उनके लिए शाश्वत और तत्कालीन आवश्यकता थी। तिलक के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु उनके राजनीतिक आंदोलनों का लक्ष्य और सामाजिक व्यवस्था का आधार स्वराज्य था। यह आत्मविश्वास, आत्माभिमान और आत्मनियंत्रण की अभिव्यक्ति थी। यह राष्ट्र के अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य व्यवस्था है, ऐसा तिलक का मानना था। वे मानते थे कि यदि स्वराज्य न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। तिलक को स्वराज्य की प्रेरणा प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन से मिली थी, इसलिए यह उनके लिए नैतिक आवश्यकता थी। तिलक स्वराज्य को प्राकृतिक सिद्धांत से जोड़ते थे, जिसके लिए संघर्ष करना प्रत्येक भारतीय का प्राकृतिक अधिकार है। तिलक के द्वारा इस स्वराज्य की व्यवस्था को न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि घर घर की चर्चा का विषय बनाया गया। सूरत कांग्रेस विभाजन के बाद तिलक ने जहाँ कहीं भी भाषण दिया, उन्होंने इस वाक्य को दोहराया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तिलक ने स्वराज्य शब्द की मुख्यतः निम्नलिखित रूप से व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। स्वराज्य शब्द का अर्थ प्रतिपादित करते हुए तिलक का आशय ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें भारत की आंतरिक मामलों का संचालन व प्रबंधन भारतीयों के हाथों में हो। यह अपने घर के प्रबंध को अपने हाथों में रखने की मांग करता है। यह अपने शासन और अपनी व्यवस्था की मांग करता है। तिलक का मानना था कि स्वराज्य वह कॉन्सेप्ट है जिसका अर्थ है कि मुझे अपने देश में वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एक अंग्रेज अपने इंग्लैंड में रहता है। इस प्रकार तिलक का स्वराज्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन के धर्म राज्य के बराबर है। स्वराज्य शब्द के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रयोजनों से संबंधित व्यवस्था का तिलक द्वारा चित्रण किया गया और वो मानते थे कि विदेशी शासन धर्म इस स्वराज्य रूपी धर्म राज्य की स्थापना में बाधक है। यह आत्मा का हनन करता है। अतः स्वराज्य भारतीयों के लिए एक नैतिक, बौद्धिक और भौतिक व्यवस्था है और इसे प्राप्त करके ही भारत अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रह सकता है। तिलक की स्वराज्य संबंधी अवधारणा किसी एक जाति, संप्रदाय, धर्म या वर्ग से संबंधित अवधारणा नहीं थी। इसमें किसी का किसी के प्रति विशेषकर हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति विद्वेष व पारस्परिक अविश्वास का कोई स्थान नहीं था। यह समस्त जनता के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति का साधन था। उन्होंने कहा था कि मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, वह समस्त भारतीय जनता के लिए होगा। भारतीय जनता की समस्याओं को हल करने के लिए एक ही औषधि है, वास्तविक सत्ता। जब वह औषधि हमें प्राप्त हो जाएगी तब यह हम में आपस में कोई भेद नहीं होंगे। और इस प्रकार तिलक की स्वराज्य की अवधारणा अत्यंत व्यापक रूप लिए हुए थी। तिलक का स्वराज्य जनता द्वारा नियंत्रित है। इसमें शासन की अंतिम सत्ता भी जनता के हाथों में है। इसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी है। शासन लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। तिलक कहते थे कि स्वराज्य शासक के हाथों में शक्तियों का अमर्यादित केंद्रीकरण नहीं है। यह शासन लोकहित के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है।
क्योंकि राज्य का स्वरूप उसकी शक्ति से नहीं बल्कि जागरूक लोक शक्ति के प्रभावी नियंत्रण से जाना जाता है। तिलक प्रजातांत्रिक स्वराज्य का जीवन पर्यंत प्रचार करते रहे। उनके लिए प्रजातंत्र और स्वतंत्रता समान उद्देश्य थी। तिलक भारतीय स्वराज्य को प्रजातांत्रिक स्वराज्य के रूप में देखते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि यह प्रजातांत्रिक स्वराज्य केवल जन जागृति, जनता की आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति और उसके आत्मविश्वास से ही निर्मित हो सकेगा। तिलक ने स्वराज्य के झंडे तले राष्ट्र की सभी शक्तियों को संगठित करने का भी प्रयास किया। तिलक की सूझबूझ से ही सूरत के विभाजन के बाद कांग्रेस के दोनों गुट 1915 में एक हो गए और 1916 के लखनऊ समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए। यद्यपि ब्रिटिश नौकरशाही ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश जारी रखी, लेकिन तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने देश में व्यापक जन जागृति और राजनीतिक चेतना पैदा कर दी थी। इस प्रकार तिलक ने स्वराज्य संबंधी माध्यम से एक नवीन भारत का जन जागरण करने की कोशिश की। तिलक के द्वारा निरंतर एक न्यायोचित और उत्साहवर्धक लेकिन शांतिमय व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से पूरी जनता को जागरूक और एकत्रित किया। तिलक ने यह बात जनता तक पहुंचाई कि संपूर्ण भारतवर्ष की विभिन्न क्षेत्रों में जन आंदोलनों के माध्यम से एक निष्क्रिय प्रतिरोध की व्यवस्था जब संचालित होगी तो यह स्वराज्य का ही एक स्वरूप होगा। तिलक ने संवैधानिक साधनों के प्रयोग के बारे में कहा था कि उनका प्रयोग उन देशों में हो सकता है जहां संविधान या कानून का शासन विद्यमान हो। चूँकि भारत में उस वक्त संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं थी और कानून स्वेच्छाचारी ब्रिटिश नौकरशाही द्वारा कभी भी बदल दिए जाते थे, अतः हमें अपना शासन स्थापित करना ही होगा। इसलिए स्वराज्य बलिदान की मांग करता है। हमारा आदर्श आत्मनिर्भरता है, दया याचना नहीं। तिलक के इन विचारों ने भारतीयों में नव चेतना का संचार किया तथा वे स्वराज्य के महत्व से भली भांति परिचित हो सके। धन्यवाद।